आपका चयन कैसे हुआ है यहाँ पर? मैं 64वीं बैच बीपीएससी का अधिकारी हूँ। प्रोबेशन पदाधिकारी का क्या काम है? इन चारों के बीच का ये ब्रिज है। तो मैं किसी को क्रिमिनल नहीं बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि भटका हुआ है। अगर कोई बच्चा मान लीजिए चोरी कर रहा है तो समाज का है तो हिस्सा है, तो चोरी करना भी तो समाज से ही सीखा है। जब किसी सोसाइटी का कोई नॉर्म्स बना हुआ है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू बने हुए हैं, उसको तोड़ता है तो उसको प्रिजन क्यों ना हो? प्रोबेशन पदाधिकारी हमेशा कम्युनिकेशन के लिए ओपन होता है। बिना वर्दी के पुलिस का काम भी करते हैं, आप जुडिशरी का भी काम करते हैं, आप एग्जीक्यूटिव का भी काम कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं और वैसी कई कहानियां हैं जो शायद लोगों को कभी पता भी ना चले। मैं नीलेश दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय से कानून का छात्र हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है जब कोई असाइनमेंट पे काम कर रहे हों और अधिकारी खुद वक्त दें, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। प्रोबेशन पैरोल, हम लोग अभी तक जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे उसकी एम्पेरिकल स्टडी करने के लिए जब हम सोसाइटी में जाते हैं तो सबसे पहले नज़र पड़ती है हमारी प्रोबेशन पदाधिकारी पर, क्योंकि ये अधिकारी हैं जो समाज, जेल, पुलिस और न्यायालय के बीच एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बेगूसराय के डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन पदाधिकारी। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अमन कुमार है और मैं यहाँ जिला प्रोबेशन पदाधिकारी हूँ बेगूसराय में, गिरिकारा में। आपका चयन कैसे हुआ है यहाँ पर? मैं 64वीं बैच बीपीएससी का अधिकारी हूँ और बिहार प्रोबेशन सेवा का अधिकारी हूँ। और इसका चयन जो होता है बीपीएससी से द्वारा जो सिविल सेवा की नियुक्ति होती है उसमें होता है। अच्छा सर, आम लोग नहीं जानते हैं प्रोबेशन होता क्या है। जो सोसाइटी में रह रहे हैं उनको ये मालूम भी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन पदाधिकारी यहाँ बैठते हैं। अक्सर लोग थाना जाते हैं, जेल जाते हैं, लेकिन प्रोबेशन पदाधिकारी का क्या काम है? प्रोबेशन पदाधिकारी जो होता है वो एक तरह से ब्रिज है। ब्रिज किसके मध्य है? न्यायालय, जेल, पुलिस, प्रशासन, इन चारों के बीच का ये ब्रिज है। और हमारे पास इसलिए इसलिए लोगों को इसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है क्योंकि प्रोबेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो यूएस से आया है और यूरोपियन कंट्री में ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप किया हुआ है। लेकिन भारत में क्या हुआ है कि ये, हालांकि ये कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले से था, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 से ही था, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी कहीं ना कहीं चूक हुई है। लेकिन माननीय बिहार सरकार और माननीय न्यायालय अभी वर्तमान में इसके प्रति काफ़ी सजग है और लगातार जो है इसमें नियुक्तियां हो रही है। अभी पूरे बिहार में बिहार प्रोबेशन सेवा नाम से, बिहार प्रोबेशन सेवा संवर्ग में लगभग 150 पदाधिकारी जो हैं जो पूरे बिहार में कार्य कर रहे हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि कॉन्विक्शन के बाद का प्रोसेस प्रोबेशन है, लेकिन असलियत क्या है यहाँ पर? प्रोबेशन लोग समझते हैं कि कन्विक्शन के बाद का प्रोसेस है, लेकिन जैसे जैसे माननीय न्यायालय हमारे आयामों को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो इसमें कन्विक्शन से पहले भी और कन्विक्शन के बाद भी प्रोबेशन का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे एज ए प्रोबेशन पदाधिकारी कई बार ऐसा होता है कि माननीय न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय या माननीय जिला न्यायालय कभी भी किसी भी को भी बेल देने के वक्त भी प्रोबेशन पदाधिकारी को यूज करते हैं, जिसमें किसी को बेल देने की शर्त में प्रोबेशन पदाधिकारी को देते हैं। तो प्रोबेशन पदाधिकारी वहाँ पर जब किसी भी व्यक्ति को बेल मिल जाता है तो उसको सेवा और शर्त आरोपित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को बेल दिया जा रहा है और वहाँ पर माननीय न्यायालय ने उन पर शर्त आरोपित कर दिया कि आप प्रोबेशन पदाधिकारी के नज़र में रहेंगे। तो अगर वो व्यक्ति अब प्रोबेशन पदाधिकारी के नज़र में नहीं है तो वो तत्काल ही माननीय न्यायालय को सूचना देगा और माननीय न्यायालय अग्रतर कार्रवाई करेगी। या कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना हो सकती है और प्रोबेशन पदाधिकारी को अगर ऐसा एहसास हो गया तो वैसी स्थिति में तत्काल ही वो माननीय पुलिस अधीक्षक साहब को, एसपी सर को सूचना देगा, डीएम सर को सूचना देगा कि सर ऐसा ऐसा कंडीशन है। और उसमें क्या हुआ, पुलिस और प्रशासन जो है तत्पर होकर किसी भी अप्रिय घटना होने से रोक सकता है। सर, कितने प्रोबेशन के अंदर, आपके अंदर कितने क्रिमिनल्स हैं जो प्रोबेशन में हैं और उसको क्या क्या ध्यान रखते हैं, कौन कौन छोटी बातें का ध्यान रखा जाता है? वर्तमान में अभी हमारे अंदर लगभग 50 के आसपास में क्रिमिनल तो मैं नहीं बोलूँगा,
क्योंकि प्रोबेशन का जो उद्देश्य ही है कि हम लोग राष्ट्रपिता के जो वचन है उस पर फॉलो करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि हेट द सिन नॉट द सिनर। तो हम उसी पे कार्य करते हैं। तो मैं किसी को क्रिमिनल नहीं बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि भटका हुआ है। तो लगभग 50 ऐसे युवा हैं, बच्चे हैं जो भटके हुए हैं, लेकिन जिला प्रशासन के सहयोग से, माननीय डीएम सर के निर्देशन में, एसपी सर के निर्देशन में और माननीय न्यायालय के निर्देशन में हम लोग उनमें मैक्सिमम लोगों को वापस समाज में फिर से वापस सोसाइटी में एक्सेप्ट करवाने की, सोसाइटी में फिर से रिहेबिलिटेट करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, जब कोई भी ऑफेंडर आपके अंदर आता होगा तो कितने दिनों में लगता है कि ये सोसाइटी में फिर से रिहेबिलिटेट कर जाएगा? देखिए, ये इस प्रोसेस को आप इस तरह से समझिए सर कि अगर कोई ऑफेंडर आया तो ऑफेंडर में सबसे पहले जो मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ऑफेंडर में कभी ये मत समझिए कि वो गलती ऑफेंडर की ही है। अगर आप लॉजिकली समझिएगा तो उसमें हमारी सबकी गलती है। अगर कोई बच्चा मान लीजिए चोरी कर रहा है तो समाज का ही तो हिस्सा है, तो चोरी करना भी तो समाज से ही सीखा है। तो इसमें क्या है कि किसी भी बच्चे की गलती, किसी भी बच्चे या व्यक्ति की गलती मानने से पहले आप ये देखिए कि उसमें कौन कौन से भागीदार हैं। अब मान लीजिए कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा इसमें क्या है कि इसमें समाज भी है, ये है, तो एज ए प्रोबेशन ऑफिसर ये हमारा ड्यूटी होता है कि हम जब जाते हैं वहाँ पे तो सोसाइटी को भी समझाने की कोशिश करते हैं, आसपास के लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या गलती हुई है, क्या गलती नहीं हुई है। लोगों में उस बच्चे के प्रति या उस क्रिमिनल के प्रति जो मेंटलिटी हो उसको चेंज करवाने की कोशिश करते हैं। मेंटलिटी चेंज कैसे होता है? तो काउंसलिंग, कम्युनिकेशन। हम अपने प्रोबेशन पदाधिकारी हमेशा कम्युनिकेशन के लिए ओपन होता है। वो बात करता है कि नहीं, अगर आपको कुछ समस्या तो हमें बताइए और हम आपको समस्या का निदान करेंगे। तो वो कई बार हम लोग जब ग्राउंड पे जाते हैं तो ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर सोसाइटी सुधर रही है, बच्चा सुधर रहा है, तो कोई बच्चा 2 महीने में भी, कोई 6 महीने में, और कुछ ऐसे जिनको साल तक भी हमें अपने अंदर रखना पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि कैसा बच्चा है, कैसा उसके आसपास का परिवेश है, इस सब को ध्यान में रखना पड़ता है। अच्छा सर, जब किसी सराउंडिंग में किसी ऑफेंडर को ले जाते हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ के सराउंडिंग्स को ठीक करना। तो वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, जो सोसाइटी में और लोग हैं, उन पर कैसे आप ध्यान देते हैं या सिर्फ ऑफेंडर पर ही ध्यान देते हैं आप? नहीं, देखिए क्या होता है कि जब आप जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल सा बात बताता हूँ कि मैं SIR करता हूँ JJ एक्ट के थ्रू, सोशल इन्वेस्टिगेशन। तो मैं जब समाज में जाता हूँ, जब वहाँ पे बहुत सारी बातें करता हूँ, तो जब आप बात करते रहते हो तो वहाँ से कई सारी चीज़ें होती है, उधर से आती है। आप उनको तुरंत ही उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हो। सॉल्यूशन देने का मतलब हुआ कि कोई बच्चा, जैसे मैंने पूछा, अगर वहाँ कोई बच्चा बैठा हुआ, मैं बोला बाबू तुम पढ़ रहे हो, और बच्चा बोलता नहीं सर हम नहीं पढ़ रहे, तो तत्काल मैं उसके गार्जियन को कहता हूँ कि आप जिस कंडीशन में आप भी चाहते हो कि आपका बच्चा ऐसा रहे। तो ये जो कम्युनिकेशन है, उनको काउंसलिंग करके मैं उसको ट्राई करता हूँ कि सुधारने का। अब जैसे कई लोग समस्या बताते हैं कि सर हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में मैं प्रशासन का, डीएम सर का निर्देशन में या माननीय न्यायालय से निर्देश लेके फिर मैं उसके लिए व्यवस्था करवाने की कोशिश करता हूँ। सर, जब किसी सोसाइटी का कोई नॉर्म्स बना हुआ है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू बने हुए हैं, उसको तोड़ता है तो उसको प्रिजन क्यों ना हो, क्यों आपके अंदर रखा जाए? सर ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन एक चीज़ बताइए सर, मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, छोटी सी चीज़ बताता हूँ। एक बच्चा है सर, मान लीजिए सर आप ही हैं और आपने एक रोटी चोरी कर ली, ठीक है सर। अब ये समाज है, हम लोग मनुष्य हैं, हम आप सब मनुष्य हैं, यहाँ पे हैं जो हमारे कैमरामैन भाई साहब हैं, ये भी मनुष्य हैं। और हमारे मानव का एक सिंपल सा मूलभूत सिद्धांत होता है, जो हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। अब देखिए दिक्कत क्या होता है। मान लीजिए एक बच्चा है हमारा या आपके घर में, वो आया और एक रोटी चोरी करके भाग गया। अब समाज बोलेगा कि यार इसने रोटी चोरी कर लिया। आप उसके पीछे की भी तो स्थिति देखो, हो सकता है बच्चा भूखा हो सकता है उसके घर में कोई भूखा हो। क्या होता है, किसी भी बच्चे को या किसी भी ऑफेंडर को ये मत कहिए कि सिर्फ गलती उसकी है, वो पूरी सोसाइटी की है। जैसे अगर कोई बच्चा कोई भी अपराध कर दिया, अब मान लीजिए कि अब हम बच्चे को अपराधी बोल, बच्चे से तो गलती ज़्यादा उनके माता पिता की है। जैसे बच्चा अभी पढ़ रहा, आपने उसको मोबाइल दे दिया, अब मोबाइल में वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा आपने ध्यान नहीं दिया, वो तो बच्चा वो अबूझ है, वो 15 साल का बच्चा, 16 साल का, 18 साल का, उसमें भी हार्मोनल चेंज हुआ है। आप तो पेरेंट्स थे, आपकी उम्र 30 साल
30 साल थी, 35 साल थी, आपको तो इस चीज़ से समझना चाहिए। अच्छा ठीक है, वहाँ के बाद आइए थोड़ी सोसाइटी पे। हम जिस समाज से संबंध रखते हैं उस समाज में कहा जाता था कि जैसे हमारे और आपके घर में भी होता है और आज तक होता है कि जब हम कोई गलती करते थे तो हमारे घर के आसपास वाले भी डांटते थे। अब हम लोग इतनी इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी की ओर जाते जा रहे हैं कि किसी को कोई से मतलब नहीं है। अगर वही सोसाइटी उस पर ध्यान देता तो वहाँ पर वो बच्चा गलती नहीं करता, तो यहाँ सोसाइटी की भी गलती है। तो जब सबकी गलती है तो सिर्फ प्रिजन एक को ही क्यों? एक को प्रिजन देने की बात नहीं है। और ऊपर से किसी को प्रिजन देना या नहीं देना वो माननीय न्यायालय पर निर्भर करता है, क्योंकि माननीय न्यायालय इस चीज़ में कैपेबल है, वो हर चीज़ को समझने और बुझने में कि किसे प्रिजन देना चाहिए और किसे प्रिजन देना नहीं चाहिए। अच्छा, क्या जब न्यायालय किसी को सज़ा सुनाती है तो प्रोबेशन अधिकारी से रिपोर्ट मंगाती है, और क्या न्यायालय को अगर लगता है तो प्रोबेशन में भेज सकती है जेल जाने से पहले? क्या होता है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के तहत सेक्शन 3 और 4 में अंडर द सेक्शन ऑफ आईपीसी 379, 380, 420 ऐसे अपराध हैं जिसमें मैक्सिमम सज़ा 2 से 3 साल के बीच में अगर सज़ा हो रही है, तो वैसी स्थिति में माननीय न्यायालय प्रोबेशन पदाधिकारी से एक रिपोर्ट मांगती है जिसको हम बोलते हैं PSR, प्री सेंटेंस रिपोर्ट। और ये माननीय उच्च न्यायालय का एक निर्णय है UN चौधरी केस में, जिसमें माननीय न्यायालय ने ये बोल दिया है कि बिहार में CRPC 360 का यूज करने की बजाय माननीय न्यायालय प्रोबेशन पदाधिकारी से एक प्री सेंटेंस रिपोर्ट मांगेगी, और प्री सेंटेंस रिपोर्ट के बाद वो तय करेगी कि इन्हें देना है या नहीं देना है, या तो इन्हें प्रोबेशन का फ़ायदा देना है या नहीं देना है। ये माननीय न्यायालय पर निर्भर है, लेकिन रिपोर्ट मांगना मैंडेटरी है। ये तो प्री सेंटेंस रिपोर्ट उसमें होता है किसी को भी सजा देने से पूर्व, ये माननीय न्यायालय का है। अच्छा सर, इसमें एक जो चीज़ और खामियां आती है कि जो विक्टिम है उनको क्या मिला, जिनके खिलाफ उन्होंने क्राइम किया उनको क्या मिला? सर इसमें देखिए, जो बिहार प्रोबेशन सेवा है, अब इसको मैं और अच्छे से और थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूँ कि बिहार प्रोबेशन सेवा डिपार्टमेंट ऑफ होम में काम करी है, होम डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें कारा के अंदर ये काम करती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि विक्टिम आइडेंटिफिकेशन होता है कि अगर कोई अपराध किया, जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति प्रिजन चला गया है, तो प्रिजन जाने के बाद वहाँ पर वो कार्य करता है जिसके बदले में एक पारिश्रमिक माननीय बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है। अब वो पारिश्रमिक जब जमा हो जाता है उसका, तो उसका एक हिस्सा वो जो होता है जिसके खिलाफ क्राइम किया गया, मान लीजिए किन्हीं के घर में हत्या हो गई, तो प्रोबेशन पदाधिकारी क्या करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ हैं, कौन कौन उससे विक्टिम हुए थे। उनका आइडेंटिफिकेशन करने के पश्चात जिला प्रोबेशन कार्यालय उनको फिर से, जब जेल प्रशासन से जब वो फंड आ जाता है, पैसा आ जाता है, तो वो पैसा उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। और आई थिंक हमारा 10 अगस्त के आसपास, 10 अगस्त 2023 को बाकायदा इस पर समारोह करवा के हम लोगों ने लगभग 33 लोगों को चेक वितरण किया था उस समय। हाँ, तो ये चलते रहता है। विक्टिम कंपनसेशन जो है माननीय बिहार सरकार का जो स्कीम है वो चल रहा है। अच्छा सर, हम लोग एक चीज़ और सुनते रहते हैं कि बाल गृह और प्रोबेशन में कितना अंतर है, और दोनों में कौन बेहतर है आपकी नज़रों में? सर ऐसा है कि अगर कोई भी माननीय सरकार अगर किसी चीज़ की परिकल्पना करती है तो बेहतर के लिए ही परिकल्पना करती है, समाज के भले के लिए ही करती है। तो बाल सुधार गृह भी बेहतर के लिए ही कर रही है। लेकिन प्रोबेशन क्या है, प्रोबेशन को ऐसे समझा जाए कि हम समाज में रख कर और समाज में सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इसको फिर मैं आपको लॉजिकल और थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ तो ज़्यादा बेटर है। एक बच्चा है जिसको आप बाल सुधार गृह में रखे हो, वो अपने माँ बाप से दूर है, ठीक है, और एक बच्चा जो है वो अपने घर में ही अपने माँ बाप के पास है। आप बताइए दोनों में ज़्यादा बेहतर कौन होगा? आप खुद बताइए, वो चीज़ मैं समझ जाऊँगा। प्रोबेशन यही करता है कि आपको समाज में रख कर ही आपके ऊपर एक निगरानी कर रहा है कि आप कुछ गलत मत कीजिए, अगर आप गलत कीजिएगा तो फिर हम आपको वापस भेज देंगे। तो वो निगरानी कर रहा है। और इसका एक और अच्छी चीज़ मैं आपको और फ़ायदा समझाता हूँ, थ्रू लॉजिक आप समझिए तो आप समझ में आ जाएगा। कि मान लीजिए आपका नाम नीलेश जी हुआ, कि मैं आपको नीलेश जी ये बोल दूँ कि नीलेश जी अगर आप गलती किए तो मैं आपको जेल भेज दूंगा, और दूसरी चीज़ है कि नीलेश जी मैंने आपको जेल भेज दिया, आप जेल में। दोनों में ज़्यादा डर कब है? जब मैं आपको बार बार कर रहा हूँ कि आप गलती करोगे तो जेल चले जाओगे, तो आपके ऊपर वो भय, उस चीज़ में आपको ज़्यादा
थोड़ा सा डर रहेगा कि अगर मैं गलती करूंगा तो एक अधिकारी मुझे कंटिन्यूसली वॉच कर रहा है, ये मुझे उठा के जेल में दे देगा। तो इसलिए प्रोबेशन मुझे लगता है बेहतर है, लेकिन फिर मैं कहता हूँ माननीय न्यायालय सबसे बेहतर है इस चीज़ को सोचने के लिए। माननीय न्यायालय जो भी सोच रहा है वो बेहतर सोचता है, और माननीय न्यायालय के जो भी निर्णय होता है, अगर किसी बच्चे को बाल सुधार गृह में रखा जाए तो वहाँ पर भी माननीय न्यायालय, क्योंकि माननीय न्यायालय बच्चे के बेहतर के लिए ही, किशोर के बेहतर के लिए सोच रहा है, तो वो जो सोच रहा है वो सबसे बेस्ट है। तो सर क्या लगता है कि जुवेनाइल के केस ज़्यादा आते हैं प्रोबेशन में? देखिए, एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, SIR जिसको बोला जाता है, सामाजिक जांच प्रतिवेदन। तो अभी के जो बदलते समाज के परिदृश्य में NCRB की भी ये रिपोर्ट कहती है, अगर उसको आप देखें तो उसमें जुवेनाइल की संख्या बढ़ी है क्राइम में, और जुवेनाइल की संख्या बढ़ने के चलते क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ केसेस जो SIR के हैं वो बढ़ जाते हैं, तो हमारे पास थोड़े से जुवेनाइल के केसेस ज़्यादा आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारा जो जिला प्रोबेशन कार्यालय है बेगूसराय, वहाँ नालसी केसेस का भी निष्पादन किया जा रहा है माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार। इसके अलावा जिला प्रोबेशन कार्यालय वर्तमान में मंडल कारा बेगूसराय में भी जो बंदी हैं उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करवा रहा है RCT के माध्यम से। तो कई सारी चीज़ें कर रहा है, और साथ ही आदरणीय DM सर का जो भी आदेश होता है उसके अनुसार जिला प्रोबेशन कार्यालय काम कर रहा है। अच्छा सर, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी क्या उनको हीनियस क्राइम में भी प्रोबेशन में रखा जा सकता है? नहीं, जो हमारा प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है वो ऐसे क्राइम में मना करता है। फिर भी माननीय न्यायालय की इच्छा, लेकिन माननीय न्यायालय हीनियस क्राइम में प्रोविजन का लाभ नहीं देती। अच्छा सर, आपको अगर सुधार करने कहा जाए जुडिशरी में या फिर प्रोबेशन के थ्रू कुछ करने में, तो आप कैसे कीजिएगा और क्या क्या सुझाव होंगे आपके? मैं जुडिशरी मैं नहीं सुधार कर सकता हूँ, नहीं, ऐसा है कि माननीय न्यायालय सबसे बेहतर है, माननीय न्यायालय के लिए नहीं। हाँ, प्रोबेशन में कुछ सुधार की बातें हो सकती है कि थोड़ी सी हम लोगों को अभी दिक्कत हो रही है, लेकिन जिला प्रशासन हम लोगों को हर चीज़ में प्रशासन में रहता है, पुलिस का सहयोग लेते रहता है, तो हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें सुधर रही है। जैसे पहले हमारे यहाँ अधिकारियों की कमी थी, लेकिन जैसे ही हमने मुख्यालय को सूचना गई, मुख्यालय तत्पर होकर हमारे आदरणीय IG सर ने और जो भी मुख्यालय की टीम है उन लोगों ने तुरंत मतलब अधिकारियों की भर्ती स्टार्ट करवाई। जैसे मैं ही 64वीं बैच में आया हूँ, तो हमारे साथ अराउंड 29 to 30 अधिकारी आए थे, तो हर बैच में अधिकारी आ रहे हैं। जब हम लोग किसी चीज़ की डिमांड करते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, तो मुख्यालय इस चीज़ के लिए तत्पर है, और साथ ही हमारा आदरणीय माननीय बिहार सरकार इस चीज़ के लिए तत्पर है अपने अधिकारियों के लिए, इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। कितने प्रोबेशन अधिकारी हैं बेगूसराय में भी? वर्तमान में जिला प्रोबेशन कार्यालय बेगूसराय में 3 प्रोबेशन पदाधिकारी हैं। एक हमारे मुख्य प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी जो हमारे बॉस हुए, उसके बाद 60 से 62 बैच के हैं सर हमारे आदरणीय संतोष सर, वो प्रोबेशन पदाधिकारी, और तीसरा मैं, अभी 3 है। हालांकि यहाँ 4 की है, लेकिन अभी 3 अधिकारी हैं यहाँ पे। लेकिन हमारा क्षेत्राधिकार जो हम इन 3 के अंदर है वो सिविल कोर्ट बेगूसराय, बखरी कोर्ट, तेघड़ा कोर्ट, मंझौल कोर्ट, ये सारा कोर्ट हम लोग पूरे बेगूसराय हम 3 अधिकारी मिलकर देख रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, इसमें प्री क्लासिकल स्कूल की जो सोच है, धर्म की जो सोच है, वो कितना फ़ायदा करता है प्रोबेशन में? सर इसके पीछे, धर्म के पीछे थोड़ा सा मेरा हो सकता है कि जो वो व्हाट कैन आई से, कि जो बचपन से मेरे अंदर है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म को मान रहा है, धर्म को मानने का मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि चंदन और टीका लगाना, अगर वो धर्म की बेसिक चीज़ों को मान रहा है, जो सारे धर्म की चीज़ें सिखाती है, चाहे आप हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, अगर वो बेसिक चीज़ें आपके अंदर है, जैसे करुणा, दया, तो अगर आपके अंदर है, तो मैं ऐसा मानता हूँ नीलेश जी कि वो बच्चा गलती नहीं करेगा या वो व्यक्ति गलती नहीं करेगा। तो जब मेरे पास भी कोई आता है तो हमारे SIR में एक चीज़ पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द रिलीजियस एटीट्यूड ऑफ द चाइल्ड एज वेल एज हिज फैमिली। तो इससे मैं पता, अब जैसे मैंने किसी बच्चे का साक्षात्कार करता हूँ, जब मैं बच्चे से इंटरव्यू लेता हूँ तो बच्चे से मैं पूछता हूँ कि बाबू पूजा करते हो, तो बच्चा बताता है कि सर नहीं करता हूँ। अच्छा नहीं करते हो, तो अच्छा कोई बात नहीं, बाबू क्यों नहीं करते हो, तो सर ये नहीं है वो नहीं है, ऐसी कई चीज़ें आती। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप उसको धर्म की बेसिक चीज़ें दो, उसके अंदर करना ये, तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ से, जो अपराध वाली चीज़ें हैं उससे हट जाएगा। अगर मान लीजिए कि मेरे अंदर ये करना हो जाए कि यार मुझे मैं किसी का बुरा नहीं करना है,
तो मैं जब मेरे अंदर ये चीज़ें आ जाएगी कि अगर मैं किसी का बुरा करूँगा तो मुझे कोई देखने वाला है, मुझे कोई दंडित कर सकता, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ उससे हटने लगेगा कि मुझे गलती नहीं करनी है, नहीं करनी है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बेगूसराय का, यहाँ पे मैंने मोर देन 200 केसेस किए हैं, और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, और प्रोबेशनर में इतने जिनको जिनको मैंने रिलीजन की तरफ थोड़ा सा भी मोड़ा, उसमें मुझे ड्रास्टिकल चेंज आया, बहुत चेंज नज़र आया। उसका पूरा एटीट्यूड है, देखने का नज़रिया है, जो पहले मतलब अभी नहीं है प्रोबेशनर, कभी आप किन्हीं से पूछिएगा जो भी प्रोबेशनर है, कि उनका एटीट्यूड कंप्लीट चेंज हुआ है। ये मेरा ऐसा मानना है। अच्छा सर, बहुत सारी अनकही कहानियाँ आपके पास आती है, ऐसी हम चाहते हैं कि उस प्रोबेशनर का आपके पास राइट टू प्राइवेसी का भी ध्यान रहे, लेकिन कुछ ऐसी कहानियाँ जो आप बताना चाहेंगे। अब मैं प्रोबेशनर का बेगूसराय में मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि हाँ, मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, और वैसी अनकही कहानियाँ हैं जो शायद लोगों को कभी पता भी ना चले, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि बाय द ग्रेस ऑफ राधा कृष्णा एंड माननीय न्यायालय, माननीय बिहार सरकार और माननीय डीएम सर के निर्देश में बहुत ऐसी चीज़ें हुई है जिसका मैंने कंप्लीट देखा। जैसे मैं एक बच्चे का केस बताता हूँ कि उसको आर्म्स एक्ट में डाल दिया गया था, फंस गया था, उसको मेरे अंदर माननीय न्यायालय ने मेरे अंदर छोड़ा, मैं उससे मिलना शुरू किया। मैंने बोला बाबू क्या करोगे, बस काउंसलिंग करता रहा, काउंसलिंग करते रहा, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि वो बच्चा जो है वो अपना दुकान चला रहा है। ऐसे ही मेरे सीनियर हैं, उनके अंदर एक लड़का था, उसमें 6-7 केस थे, और बहुत ही मैं केस का नाम मतलब बहुत हीनियस टाइप के थे। वहाँ पे उस बच्चे को सर ने लगातार काउंसलिंग करते, मतलब जैसे लाइक बच्चे का काउंसलिंग करते वैसे कि लगातार उसको वीडियो कॉल पे ध्यान देते हुए उसके घर पे जा के, और आज वो लड़का आपके बेगूसराय के बगल के डिस्ट्रिक्ट में अपना वो मैकेनिक की दुकान चला रहा है। कई हमारी अभी इस इंटरव्यू से पहले मैंने आपको बोल भी रहा था कि अभी इंटर का रिजल्ट आया है, तो 1-2 बच्चे आए बड़े खुश, अक्सर मैं इंटर पास कर गया। तो अच्छी चीज़ें हैं, बहुत कहानियाँ हैं। बस खुशी ये होती है कि जब ये सोसाइटी में वापस हो जाते हैं, एस्टेब्लिश हो जाते हैं, और उनके परिजन जब आके मुझसे मिलते हैं और बोलते हैं सर चेंज हुआ है, तो एक अंदर से खुशी होती है कि यस, माननीय सरकार ने मुझे जिस चीज़ के लिए अपॉइंट किया था इस समाज के विकास में एक थोड़ा सा मेरा भी कुछ योगदान है। तो ये चीज़ है, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। अच्छा सर, बिना वर्दी के पुलिस का काम भी करते हैं, आप जुडिशरी का भी काम करते हैं, आप एग्जीक्यूटिव का भी काम कर रहे हैं, तो कैसे आप देखते हैं इस चीज़ को? क्या आपको खुशी होती है कि बिना वर्दी के आप समाज से जुड़ रहे हैं? सर हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं होती है, क्योंकि जब मैं कहीं पे जाता हूँ किसी के पास, तो हम माननीय न्यायालय का हमारे पास वो रहता है, डायरेक्शन रहता है। उसके बाद कहीं ज़रूरत होती है तो पुलिस प्रशासन मेरे पास सहयोग के लिए रहती है। जैसे मैं कहीं पर जांच में जाऊं और मुझे ज़रूरत है तो वहाँ पुलिस प्रशासन तत्काल ही मुझे पूरी सिक्योरिटी और अवेलेबल करवाती है। तीसरा चीज़, समाज मुझे बहुत प्यार से एक्सेप्ट करता है। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि अच्छा प्रोबेशन में है, अच्छा ये बचाने वाला आदमी है, तो उसको लगता है कि अच्छा ये प्रशासन का एक ये चेहरा है जो बचाता है। मैं कई लोगों को ये समझाता हूँ कि जैसे कई लोग पुलिस के बारे में कहते हैं, हालांकि पुलिस भी गलत नहीं है। क्योंकि पुलिस अगर नहीं कड़क रहेगी तो क्या होगा कि वो सोसाइटी में वो एडमिनिस्ट्रेशन एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो पुलिस का एक डर होना चाहिए। लेकिन पुलिस का दूसरा ही पैरेलल में प्रोबेशन होता है जो उसका अपना सौम्य चेहरा दिखाता है कि अच्छा तुमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं बाबू, इसको सुधार लेंगे, हम लोग अच्छा लाइफ जिएंगे। तो इससे क्या होता है कि उस बच्चे के भी अंदर आता है कि इसी माननीय सरकार के चलते, माननीय सरकार में ये जिला प्रशासन में दोनों तरह के अधिकारी हैं कि एक कभी आपको डांट भी सकता है और दूसरा आपको प्यार से पुचकार से आपकी गलती को सुधारने के लिए भी आपको प्रेरित कर सकता है। तो हम लोग को समाज का भी बहुत सहयोग रहता है। और बेगूसराय का जो भी, मैं इतने गांव में गया हूँ जांच में, हर जगह पे हमें सहयोग मिला, लोगों का सहयोग मिला है। अच्छा सर, प्रोबेशनर को अगर सोसाइटी में छोड़ते हैं तो उनके सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाता होगा? प्रोबेशनर को जैसे देखिए कि मान लीजिए कोई हीनियस क्राइम है और हमें उसकी सिक्योरिटी का इशू आता है, तो वैसी स्थिति में मैं माननीय न्यायालय को सूचित करता हूँ
और माननीय न्यायालय का जो भी दिशा निर्देश होता है तो उसके अनुसार कई बार ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही हीनियस हैं और मुझे लग गया कि नहीं सोसाइटी में अभी भी समस्या हो सकती है, तो मैं ट्राई कर और लगता है कि वो बच्चा कैपेबल है तो उसको वहाँ से हटाने का भी प्रयास करवाता हूँ किशोर को। कोई प्रोबेशनर है, सिंपल क्राइम किया तो उसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर कोई ज़्यादा है कि नहीं अब वो गांव में रहेगा तो इसकी सूचना मैं तत्काल थाना को देता हूँ, जो संबंधित थाना है, कि ये बच्चा मेरे अंदर प्रोबेशन पे छूटा हुआ है, ज़रा इस पे रखें, नज़र भी रखें और इसको कोई प्रॉब्लम ना हो कि इसका थोड़ा ध्यान। तो हम लोग उसके सिक्योरिटी का भी चारों तरफ से व्यवस्था करते हैं कि बच्चे को समस्या ना हो किसी, और ना हम लोगों का उद्देश्य होता है ना बच्चे के चलते समाज को समस्या हो, ना समाज के चलते बच्चे को समस्या, तो दोनों में बैलेंस बना के रखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता ऑब्जेक्टिवली कि बच्चा को हम समझ रहे हैं तो समाज कुछ नहीं, हम दोनों को समान रूप से देखते रहता है। तो ये एक तरीका होता है हमारा। तो उसमें हम लोग पुलिस प्रशासन का बहुत सहयोग लेते हैं, इसमें पुलिस प्रशासन सहयोग करते हैं। सर, आप एक अधिकारी भी हैं, बहुत पुचकार के किसी क्रिमिनल से बात करते होंगे, कभी किस उम्र के सबसे अधिक किस उम्र तक आदमी को आपने मिला और बड़े पुचकार से बात किया है? मेरे अंदर जो प्रोबेशनर हैं वो मैं आपको बताऊंगा, एक हैं उनकी एज अब काफ़ी हो, उनका एज 65 साल के आसपास में होगा और मेरे अंदर प्रोबेशनर थे 60 से 65 साल के, और मैं उनसे भी प्यार से बात करता था। और वो बेचारे गाय चराते हैं, एक पेटी ऑफेंस में आ गया था तो माननीय न्यायालय का निर्देश हुआ कि इनको 2 साल के लिए आपके अंदर है। अब वो बेचारे पूरे कि साहब हमको ये हो जाएगा, फिर हम उनको प्यार से समझाया जब मैं उनके घर पर, क्योंकि प्रोबेशन में क्या होता है कि हम किसी को कार्यालय भी बुलाते हैं और हमारा दूसरा ड्यूटी होता है कि उनके घर पे भी जाना, तो जब भी हमारी गाड़ी जाती थी तो उनको डर लगता था। तो फिर मैंने बोला, जो भी नाम था उनका ABC, कि आप डरिए मत, सो हम आपको बचाएंगे ही। अब उनको लास्ट में इतना आत्मीयता मेरे साथ हो गया, जब उनका ख़त्म होने वाला था प्रोबेशन, मैं बोला अब आपको फ्री है तो साहब हम आपसे नहीं मिल पाएंगे क्या? मैं बोला ना जब मिलना होगा आ जाइएगा कार्यालय। तो बहुत मतलब 65 साल से लेके, और मेरे पास 13 साल 14 साल के बच्चे भी हैं, तो बहुत पूरा एज वेरिएशन है मेरे पास। ये कहना कहीं न कहीं जायज़ है कि किसी भी उम्र के आदमी को प्रोबेशन मिल सकता है, ये नहीं है सिर्फ बच्चों के लिए है। ये किसी भी व्यक्ति को माननीय न्यायालय अगर सोचती है उसे प्रोबेशन का लाभ दे सकती है। ये सब कुछ माननीय न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है और माननीय न्यायालय वेल कैपेबल है इस चीज़ को सोचने में कि किसको प्रोबेशन का फ़ायदा देना है और किसको प्रोबेशन का फ़ायदा नहीं देना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने व्यस्त समय में समय देने के लिए। और बिल्कुल, अगर आप कोई भी आदमी अगर आपने पिटी ऑफेंस किया है और अगर आप जेल जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी आपको एक माहौल देती है जहाँ से आप क्राइम सीखते हैं, जो कि सोशियोलॉजिकल स्कूल का एक प्रिंसिपल है। लेकिन अगर आप वही प्रोबेशन में रहते हैं, उस समाज में रहते हैं, तो आप पर निगरानी रखी जाती है। राइट टू प्राइवेसी का थोड़ा बहुत हनन हो सकता है, लेकिन आप समाज में फिर से सुधार के साथ आ सकते हैं, आप समाज पर एक उम्मीद के साथ आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कल सर से मैं पर्सनली मिल रहा था तो सर आपने कहा था एक बात कि हम इकोनॉमी में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कैसे? इकॉनमी में इस तरह से भूमिका निभाते हैं कि जैसे मतलब अभी मैं डाटा अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन पिछले 3 से 4 महीना में हमारे सीनियर ने, हमारे सर ने और हमने लगभग बेगूसराय में, कम से कम सिर्फ बेगूसराय में मैं बात करूं तो 60 से 70 लोगों को प्रोबेशन का फ़ायदा दिला दिया। अब प्रोबेशन का फ़ायदा दिलाने का फ़ायदा क्या हुआ कि अगर या तो उसको प्रिजन में रखा जाता, अगर प्रिजन में रखा जाता तो क्या होता कि माननीय बिहार सरकार को उस पर स्पेंड करना पड़ता, और वो स्पेंड करने से क्या दिक्कत होता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, दैट इज़ नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने से क्या हो जाता है कि ये हमारे जो टैक्स पेयर का पैसा है उस पर बोझ पड़ता है। लेकिन जब हमने उसको प्रोविशन का फ़ायदा देके उसको वापस सोसाइटी में रख दिया, तो अब क्या हो रहा है कि वो जो कमाने वाला बंदा है वो अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहा है, तो अपने बीवी बच्चों को खाना भी खिला रहा है। तो एक तो सरकार का पैसा हम बचा रहे हैं, हम अपनी माननीय बिहार सरकार का पैसा और टैक्स पेयर का पैसा जो बच रहा है जेल में, और दूसरा वो अपने घर वालों का लालन पोषण कर रहा है, वो इकॉनमी में काम कर रहा है। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम बिहार सरकार का पैसा बचा, मतलब टैक्स पेयर का पैसा बचा रहे हैं, और साथ ही साथ जो व्यक्ति को हम प्रोविशन का फ़ायदा दे के उसको रखे हुए सोसाइटी में, वो अपना जब काम कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उससे भी हम इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं, इकोनॉमी को सही करने में योगदान दे रहे हैं। इस तरीके से प्रोबेशन अधिकारी इकोनॉमी में भी अपना योगदान देते हैं। और सबसे खास बात होती है कि आपने अगर कोई क्राइम किया है तो आप पुलिस से डरने लगते हैं, प्रोबेशन अधिकारी आपको कभी डरने का मौका नहीं देते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं।
बस आप पर निगरानी रखते हैं और समाज में एक सुधारक की भूमिका में काम करते हैं। मैं कवि नीलेश, कैमरामैन आदर्श के साथ।